हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हम आपके साथ हैं 12th इकोनॉमिक्स की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1। और द नेम है इस चैप्टर का इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि बच्चों इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इंडिपेंडेंस के टाइम, यानी कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय कैसी थी। इन सब बातों को पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर अंग्रेज जो थे वो हिंदुस्तान क्यों आए और उस पीरियड में ऐसी कौन सी कंडीशन थी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में एस्टैब्लिश हो गए थे। कहा जाता है कि मुगल एम्पायर औरंगजेब के हारने के बाद या औरंगजेब की डायनेस्टी के खत्म होने के बाद जो हिंदुस्तान था वो छोटे छोटे टुकड़ों में सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड हो गया था। हर छोटी स्टेट बड़ी स्टेट के ऊपर कब्जा करने की, कंट्रोल करने की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग पावर बनाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि हिंदुस्तान उस समय छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड था, बटा हुआ था, और इसी बात का सबसे ज्यादा फायदा उठाया अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया किस तरह से, हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट करके उन्होंने पूरे इंडिया की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ब्रिटिशर्स के इंडिया के ऊपर कंट्रोल करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी उस पीरियड में कैसी थी। इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल हो या फिर प्री कॉलोनियल पीरियड हो, दोनों ही टॉपिक सेम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता था कि जिस समय अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया था तब इंडिया जो था वो गोल्डन बर्ड यानी सोने की चिड़िया कहलाता था। आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, India had an independent economy before the advent of British rule. ब्रिटिश रूल के आने से पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। सेकेंड है, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। कहा जाता था कि एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था बहुत सारे लोगों का। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज in the field of cotton and silk textiles, metal, precious stones, worker, etc. कहा जाता है, थर्ड पॉइंट जो है वो ये डिफाइन कर रहा है कि इंडिया में उस पीरियड में हैंडीक्राफ्ट वर्क, हैंडीक्राफ्ट समझते हैं क्या, वह वर्क जो हाथ से बनाया जाता था, बेसिकली कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल में, और इसके साथ साथ मेटल है, प्रीशियस स्टोन्स है, इन सभी का काम हिंदुस्तान में हुआ करता था। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहा जाता था ये सारे सेक्टर्स, फिर वो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या फिर मेटल हो या स्टोन वर्क हो, सभी एरिया में सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था। इंडियन प्रोड्यूस गुड्स ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन एट बिफोर द ब्रिटिश रूल। इतना सारा रिसोर्सेज होने के साथ साथ इंडिया जितने भी रिसोर्सेज थे सारे रिसोर्सेज को सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज किया करती थी। दे मेक गुड फॉर विलेज आर्टिशंस। इसके साथ साथ कहा जाता था कि वह विलेज आर्टिशंस के लिए, या ये कह सकते हैं कि हम सारे गुड्स जो है वो उनसे तैयार किए करवाए जाते थे। एट दैट टाइम इंडियन इकोनॉमी वॉज इंडिपेंडेंट, प्रॉस्पेरियस एंड सेल्फ रेलिएंट। कहा जा सकता है कि लास्ट में हम ये भी बोल सकते हैं कि प्री कॉलोनियल पीरियड से पहले इंडिया की जो आर्थिक स्थिति की थी, इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंट थी, प्रॉस्पेरियस थी और सेल्फ रेलिएंट थी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ब्रिटिशर्स अडॉप्टेड वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। आखिर किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया की जो छवि थी गोल्डन बर्ड की, उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट करा, कैसे नष्ट करा।
कौन कौन सी पॉलिसी, डर्टी पॉलिसीज, कौन कौन सी खराब पॉलिसीज वो लेकर के आए थे, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसमें हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वी गो थ्रू द 7 पॉइंट्स, देन वी स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज पॉइंट्स। फर्स्ट वन, ट्रेड माल प्रैक्टिसेस। Next, profitable import of British capital and entire praise, economic drain. Next, employment of British nationals as colonial administrator, store purchase policy, multiplication of exchange rate, misuse of India's resource of war. First one है इसमें ट्रेड माल प्रैक्टिसेस। ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, या इस चैप्टर को जब हम बुक के थ्रू पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो ट्रेड थी, जो व्यापार था, उसमें बहुत सारी गंदी गंदी पॉलिसीज, डर्टी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रखी थी। इंडिया से गवर्नमेंट क्या करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉ मटेरियल परचेज करती थी और हमारे ही रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स तैयार करके हमें सेल किया करती थी। प्रॉफिटेबल इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल एंड एंटायर प्रेस, जितना भी इंपोर्ट से जितनी भी इनकम हुआ करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पास रखा करती थी। इकोनॉमिक ड्रेन, इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो वॉश आउट होती जा रही थी। किस तरह से बच्चों वॉश आउट होती जा रही थी, एक्सपोर्ट करने पर भी वो हमसे टैक्स लेते थे और जब इंपोर्ट किया जाता था गुड्स को उस पर भी वो हमसे टैक्स लिया करते थे। कहा जाता है दोनों कंडीशन में इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ड्रेन वॉश आउट होती चली जा रही थी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ ब्रिटिश नेशनल्स एज कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, कहा जाता था एम्प्लॉयमेंट ऑफ ब्रिटिश नेशनल्स, जितने भी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनके ऑफिसेस थे वो सब है ना ब्रिटिश नेशनल कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में आते चले जा रहे थे। जितनी भी हाई पोस्ट्स की जॉब्स थी, एम्प्लॉयमेंट थे, वो सब हर जगह ब्रिटिशर्स बैठे दिखाई दे रहे थे। स्टोर परचेज पॉलिसी, स्टोर परचेज पॉलिसी, हमसे इंडियन से सस्ते दामों पे चीजों को परचेज कर लिया करते थे, उनको कलेक्ट करके हैवी प्राइसेस में वो आगे सेल किया करते थे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन द सेंस कि इंडिया से जो भी चीजें वो परचेज किया करते थे उन्हें दुगने तिगने दामों में बाहर इंटरनेशनल मार्केट में वो खुद सेल किया करते थे। मिस यूज ऑफ इंडियाज रिसोर्सेज ऑफ वॉर, और हिंदुस्तान के पास जितने भी रिसोर्सेज थे जंग के लिए उनका बहुत मिसयूज किया जा रहा था। इस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको धीरे धीरे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था।